सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है कि क्या रहेगा बेस्ट टाइम टेबल फॉर एसबीआई क्लर्क और जेईई 2021। क्योंकि हर बच्चे के मन में ये सवाल होता है। ये सवाल मेरे मन में भी था जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की थी। तो मैं इस सवाल का जवाब आपको देने आई हूँ। अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊंगी और उस हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं। आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने हिसाब से बनाना है कि मैं किस तरीके से किस टाइम पे मेरी प्रोडक्टिविटी सबसे हाई रहती है। क्या मैं नाइट में पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ या फिर सुबह पढ़ने में, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सारी स्ट्रैटेजी आप सेम रख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना कि मैं सुबह उठती कितने बजे थी और सबसे पहले मैं क्या पढ़ती थी। तो मैं सुबह 3:30 बजे उठ जाती थी और 4 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती थी। 4 बजे से 6 बजे तक मैं पहला सेशन लेती थी। आपको पहले सेशन में क्या करना है, जो सबसे टफ आपको लगता है सब्जेक्ट, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, बीट रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपको सबसे टफ लगे आप इन 2 आवर्स में उसको उठाइए। मुझे जो सबसे ज्यादा टफ लगता था वो मेरी जनरल अवेयरनेस थी, क्योंकि मेरा जनरल अवेयरनेस से बहुत ही मुझे बिल्कुल नहीं बनती थी और बाकी 3 सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे, इसलिए मैं अपनी जनरल अवेयरनेस को सबसे पहला अपना सेशन देती थी। अब मैं इसे पढ़ती कैसे थी, तो मैं अफेयर्स क्लाउड को यूज करती थी। उसके मैं जो डेली के वीडियोस, जो डेली के पीडीएफ्स आते कंटेंट के, उसे पढ़ती थी। सबसे पहला घंटा मैं डेली का पीडीएफ पढ़ती थी। उस पीडीएफ को थरली पढ़ने के बाद, जो डेली पीडीएफ आता है वो लगभग 20 पेज का होता है। 20 पेज को मैं अच्छे से पढ़ने के बाद फिर उसका क्विज लगाती थी। 30 क्वेश्चंस का लगभग क्विज होता है। बहुत ही डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका जीए का स्कोर बढ़ना तय होता है। क्योंकि आजकल बैंकिंग में आप देखेंगे बहुत ही डिटेल्ड जीके आपसे पूछा जाता है। तो आप जितना ज्यादा एग्जॉस्टिव रीडिंग करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहता है। तो मैं इस तरीके से पढ़ती थी पहले का 1 घंटा। फिर नेक्स्ट जो 1 आवर रहता था उसमें मैं क्या करती थी, जो पिछला हफ्ता गया है उस हफ्ते का जो वीकली पीडीएफ है वो मैं पढ़ती थी। अगर वो वीक कंप्लीट हो चुका है तो उसके पहले वाला वीक, इस तरीके से मैं वीकली पीडीएफ पढ़ती थी अगले 1 आवर में, और उसका क्विज भी लगा लेती थी। ये 2 आवर्स मेरे जीके को डिवोटेड थे, क्योंकि जीके मेरा सबसे ज्यादा वीक सेक्शन था और सबसे ज्यादा डर मुझे जीके से लगता था, इसलिए मैंने अपने फर्स्ट 2 आवर्स उसी को दे रखे थे। उसके बाद मैं 5-10 मिनट का ब्रेक लेती थी। उन 5-10 मिनट में मैं कुछ खा लेती थी, जैसे बनाना मैं खा लेती थी, थोड़ा सा योगा वगैरह कर लेती थी, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती थी। उसके बाद मैं वापस बैठ जाती थी। अब अगले 1 घंटे के लिए मैं एडिटोरियल पढ़ती थी। एडिटोरियल पढ़ना मैंने अपनी आदत में डाल दिया था। उससे मुझे बहुत फायदा मिला है, इवन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी और मेन इंग्लिश में तो बहुत ही ज्यादा। क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना ज्यादा आप रीडिंग करते हो उतना ज्यादा आप दूसरों से एज ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, पैराजम्बल्स के आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप जल्दी सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि आपने बहुत ही एग्जॉस्टिव रीडिंग की हैबिट डाल के रखी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी 1 घंटा एडिटोरियल रीडिंग को जरूर दीजिए। आप कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप कम देर पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। तो 1 घंटा में एडिटोरियल रीडिंग को देती थी। उसके बाद में जब रीडिंग करती थी तो फिर एक आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं अपने हिसाब से 5 मिनट के लिए फोन साइड में रख के ये भी देखती थी कि मुझे उसमें से क्या समझ में आया, और अपने आप को एक्सप्लेन करने लगती थी कि उस आर्टिकल में बेसिक उसका जिस्ट क्या है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। ऐसा आप भी कर सकते हैं। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और आपको पता चलता है कि हाँ, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए, शुरू से जब मैंने द हिंदू एडिटोरियल, मैंने द हिंदू से बिल्कुल नहीं स्टार्ट किया था। पहले मैं फ्री प्रेस पढ़ती थी, फिर धीरे धीरे करके जब फ्री प्रेस मुझे पूरा समझ में आने लगा, फिर मैंने द हिंदू किया। तो द हिंदू में भी शुरू में मुझे कुछ समझ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे रेगुलरली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आज मुझे आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि यार कुछ समझ तो आता नहीं है, मैं क्या पढ़ूंगी या क्या पढ़ूंगा। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए। धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएगी और आपको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी कि वो आपको सिर्फ इंग्लिश में नहीं, क्यों रीजनिंग में और मैथ्स में भी काम आएगी। क्योंकि मैथ्स में हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, उसमें हमें सिर्फ जो पूरा दिया रहता है उसे हमें समझना रहता है। जितनी जल्दी हम समझ लेते हैं उतना जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
दूसरी चीज, रीजनिंग में भी बहुत बड़े बड़े पजल्स आते हैं, तो उन पजल्स को आप जितना जल्दी पढ़ेंगे, जितनी जल्दी कंडीशंस नोट डाउन करेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहता है। तो एडिटोरियल रीडिंग आपको तीनों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 घंटा ये करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर बैठ जाती थी, और इस बार मैं 2 घंटे का सेक्शन लेती थी। इसमें मैं रीजनिंग करती थी। रीजनिंग में आपको बता दूं, पहले मैं एसएससी की प्रेपरेशन कर रही थी, फिर मैं बैंकिंग में आई, तो रीजनिंग एकदम डिफरेंट है। एसएससी की रीजनिंग एकदम लो लेवल रहती है, कुछ भी नहीं रहता उसमें। 50 आउट ऑफ 50 आप स्कोर कर सकते हो बहुत ही कम टाइम यूज करके। लेकिन जो बैंकिंग की रीजनिंग है वो बहुत ही हाई लेवल होती है। जब मैं बैंकिंग सेक्टर में आई तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही हाई है और मैं कैसे करूंगी। इवन जब मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी तो मेरे मन में ये आता था कि ये सर तो सिर्फ 2 मिनट में बोल रहे हैं कि ये आपको पजल 2 मिनट में बनाना है, 3 मिनट में बनाना है, मुझे तो 10 मिनट लग जाते हैं, मैं कैसे करूंगी। ये क्वेश्चन हर एस्पिरेंट के मन में आता है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैंने 2 घंटे पजल को पूरी तरीके से डेडिकेट करके रखे थे। 2 घंटे में मैं लगभग 10 पजल बना पाती थी, लेकिन आज की मैं बताऊं तो 20 से 25 पजल मैं आप 2 घंटे में बना लेती हूँ, और इवन उससे ज्यादा भी कर लेती हूँ। तो आप भी धीरे धीरे करके हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें आपका पूरा रीजनिंग प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा जब आप एग्जाम देने बैठेंगे। तो आप रीजनिंग में इतना कीजिए, इतना मोर देन इनफ है। और जो रीजनिंग के दूसरे टॉपिक्स हैं उनको भी आप एक बार बस उसके कॉन्सेप्ट्स देख लीजिए, बाकी आपकी उसकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देते वक्त हो जाएगी, तो उसके लिए अलग से कोई टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं रेस्ट करती थी, क्योंकि सुबह जल्दी उठती थी, तो मैं सो जाती थी दिन में 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद उठ के खाना खा के और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी। अब इसके बाद मैं क्या पढ़ती थी, मैं मैथ्स को उठा लेती थी। मैथ्स को सबसे पहले मैं कंसेप्ट पढ़ती थी, अगर कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है। वैसे तो मैंने एसएससी की प्रेपरेशन की थी, तो मेरे टॉपिक्स वगैरह सब क्लियर थे, बस थोड़ा बहुत करना था। बाकी कैलकुलेशन, क्योंकि एसएससी में इतना नहीं होता है, लेकिन बैंकिंग में कैलकुलेशन बहुत होता है। तो कैलकुलेशंस के लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो टेबल्स कर लिए थे 20 तक, फिर मैंने स्क्वायर्स कर लिए थे 30 तक, क्यूब्स कर लिए थे 20 तक, और जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाले जो बहुत सारे होते हैं, जो बहुत ज्यादा यूजुअल पूछे ही जाते हैं, उनको मैंने तैयार कर लिया था। तो उनको आप भी तैयार कर लीजिए। उससे क्या होगा, आप एक काम कर सकते हैं कि उनको लिख के अपने जो भी स्टडी टेबल है या आप जहां भी पढ़ने बैठते हैं उसके सामने आप वॉल पे उसको अटैच कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उसमें से देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखते देखते आपको कब याद हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने यही किया था। इवन आज भी वो पेपर्स मेरे स्टडी टेबल पे लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल उसकी टेंशन मत कीजिए। आप जैसे ऐसे अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको सब कुछ याद रहने लग जाएगा। तो सबसे पहले आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि मैथ्स में भी सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि इसमें आपको चाहिए स्पीड। प्री में आपको सिर्फ 20 मिनट्स मिलते हैं 35 क्वेश्चंस के लिए, और मैं बोल रही हूँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप पूरे 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, साथ में सही अटेम्प्ट कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं क्या करती थी, एक मॉक टेस्ट डेली लगाती थी। प्री का मैं हफ्ते में 4 दिन लगाती थी, और मेंस का हफ्ते में 2 दिन लगाती थी। मेंस के दिन की जो पूरा टाइम टेबल रहता है वो क्या रहता है, वो मैं बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए, जिससे कि जब भी मैं वो वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अभी हम प्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्री का एक मॉक देती थी मैं कभी भी। जैसे आईबीपीएस पीओ प्री का दे दिया, आरआरबी पीओ का दे दिया, एसबीआई पीओ का दे दिया, फिर तीनों के क्लर्क वाले दे दिए। तो जब जैसा मन करता था वो वाला मॉक उठा के मैं दे लेती थी। फिर उस मॉक को मैं एनालाइज करती थी बहुत ही डीपली। उसके बाद, क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमेशा मॉक टेस्ट तो दे देते हैं लेकिन उसके बाद एनालिसिस नहीं करते हैं। अब वो बोलते हैं एनालिसिस करना कैसे, तो एनालिसिस में कोई आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है कि मॉक का एनालिसिस इस तरीके से कीजिए आपके नंबर होंगे इम्प्रूव, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल इतना करना है कि जो आपके गलत गए हैं, जो आपके इनकरेक्ट गए हैं क्वेश्चंस, वो इनकरेक्ट कौन से चैप्टर से गए हैं, उन चैप्टर्स को आपको दोबारा से एक बार देख लेना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। अगर परसेंटेज का एक क्वेश्चन गलत गया तो आपको वो टाइप देखना है कि वो कौन सा वाला टाइप था, क्योंकि परसेंटेज में भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सीधा वो टाइप देखिए और उस टाइप को यूट्यूब पे टाइप कर दीजिए और वो सर्च कर लीजिए। सिर्फ उस टॉपिक का वीडियो ही आपको देखना है, पूरा टॉपिक दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इतना आपको मैथ्स में इतना आपको मॉक टेस्ट के लिए करना है, सिर्फ यही होता है एनालिसिस, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं होती है। और अगर आप चाहें तो एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं। मैं क्या करती थी कि मॉक टेस्ट के लिए एक पेज बना देती थी इंग्लिश में, जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आ गए, मैथ द कॉलम से आ गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कितने आए, वो देख लेती थी। उसके साइड में लिख देती थी इतने क्वेश्चंस आए थे, इतने सही गए, इतने गलत गए, इतने अटेम्प्ट ही नहीं किए, उस हिसाब से मैं लिख देती थी और नीचे मार्क्स लिख देती थी। अगर आप करना चाहें तो वेल एंड गुड, वरना कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर मॉक टेस्ट सीरीज आपको डिटेल्ड एनालिसिस प्रोवाइड करती है, तो अलग से एनालिसिस लिखने की भी जरूरत नहीं है। वो मैं अपने लिए करती थी, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपकी अपनी खुद के कंफर्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। बस इतना ही मेरा शेड्यूल रहता था। लगभग 8 से 9 घंटे मैं पढ़ती थी। इसके अलावा मैं कुछ क्विज वगैरह लगा देती थी। जैसे जब पूरा मेरी पढ़ाई का पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद जैसे कई सारे ऐप्स हैं, उस पर डेली क्विजेस आते रहते, तो उन क्विज को लगा लेती थी, तो उससे मेरा और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया था, फिर भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए। एसएससी के बाद बैंकिंग में आना, और बहुत ही कम टाइम में मैंने एग्जाम क्लियर किया था। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं डेली बेसिस पे उनको करती रहती थी। आप भी अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप भी क्लियर कर पाएंगे। तो अगर आपको इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। वो हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन सर से जाके आप डिटेल में अपने हिसाब की स्ट्रैटेजी पूछ सकते हैं जो आपको सूट करेगी, क्योंकि हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं, फैमिली कंडीशंस अलग होती हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजीज भी डिफर करती हैं। तो आप जाके अपने हिसाब की स्ट्रैटेजी पूछ सकते हैं सर से, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं प्रेपरेशन से रिलेटेड वो भी जाके सर से पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल कैसा यूज करना है उसके लिए भी आप सर से पूछ सकते हैं। और अगर मुझसे बात करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। बाकी मैंने एसबीआई क्लर्क की स्ट्रैटेजी डिस्कस करके रखी है, उसका भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और जाके वॉच कर सकते हैं। बाकी हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी भी मैंने बना रखी है, अगर आप वो चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो भी सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अपनी प्रेपरेशन को बहुत अच्छे से जारी रखिए, क्योंकि इस टाइम पे यही टाइम पिछले साल भी था जब मैंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी थी। कई सारे बच्चे पढ़ाई रोक ली थी, पढ़ाई सोच रहे थे कि अब तो हमारा ब्रेक हो गया है, अब बहुत टाइम बाद एग्जाम्स होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। आपको भी पता है आईबीपीएस ने आरआरबी के एग्जाम्स एकदम से करा दिए थे, तो जिन बच्चों ने उस टाइम पे पढ़ाई की थी उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल गया। तो आप भी इस टाइम पे पढ़ाई मत रोकिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। भले टाइम थोड़ा कम कर लीजिए लेकिन पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके जैसे कई सारे बच्चे हैं जिनके घर पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं रोक रहे हैं, और वही बच्चे कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आपको जल्दी अचीव करना है तो आप भी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। बाकी कोई भी दिक्कत है, हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में है ही, आप उस पर फोन कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।